हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। आप सभी को पता है राजस्थान सीईटी का अनाउंस हो चुका है, लगभग फॉर्म भी चालू हो चुके हैं और नहीं होगा तो कुछ आगामी दिनों में आपके फॉर्म भी चालू हो जाएंगे। तो उसके लिए देखो इस बार सीईटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसको पास किए बिना आप जो हमारे भर्तियां होती है एलडीसी, वीडियो, पटवारी या जो भी भर्तियां हैं वो दे नहीं पाओगे। और इन्होंने सीईटी में इस बार राजस्थान ने कुछ क्राइटेरिया रख दिए हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग रख दी है, तो वो बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी भी। तुक्के नहीं मार पाओगे तो दिक्कत होगी होगी। ठीक है, तो उसमें आपको भी अच्छे से इस बार तैयारी करनी पड़ेगी। हम इस प्लेटफॉर्म से आपको मैं जो करवा रहा हूं हिंदी और कला व संस्कृति आपको करवाऊंगा। बाकी नरेंद्र सर है, उनके जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करवा देंगे और उन्हें अच्छे से समझा भी दिया होगा। पूरी विज्ञप्ति की आपको क्लास डाल दी थी, आप देख सकते हो जाके इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पे। मैं आज आपको बताता हूं कि आपको हिंदी में और राजस्थान की कला और संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अच्छा, बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम तो 12th लेवल वाले हैं या हम तो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं। देखो भी दोनों में ही समान प्रश्न समान ही सिलेबस है। मैंने चेक किया है, दोनों में एक ही सिलेबस है, हिंदी का भी और कला संस्कृति का भी। हम वो मान सकते हो कि लेवल हार्ड या थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट टॉपिक यही है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि कैसा प्रश्न कैसे पेपर आएगा, कैसा प्रश्न आएंगे, हमें कुछ पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि पेपर हार्ड आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो 12वीं वाला है उसमें इजी आएगा और जो बीए वाला है उसमें हार्ड आएगा, दोनों में ही सेम ही आ सकता है। तो इसलिए हम आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिलेबस है और उसके बाद इसकी क्लासें हमारी चलती रहेगी आगे। आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाते उससे पहले मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने के बाद साथ साथ में रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, आप सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लो, सिलेबस का एक बार लेना तो हो गया। चलो, अब पहले आते हैं हिंदी पे। देखो हिंदी का हमने एक बार तो पूरा सिलेबस करवा रखा है, कुछ टॉपिक बचे हैं, बाकी लगभग हो चुका है। 90% आपका सिलेबस हो चुका है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा अब आपको दोबारा से करवाऊंगा। पहले जो करवाया था उसमें और भी बहुत सारा डाटा ऐड करके अच्छे से आपको और करवाऊंगा। टॉपिक क्या क्या है, तो पहला ही टॉपिक है संधि या संधि विच्छेद। बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, सर कैसे होगा, हमसे होगा नहीं। करवाऊंगा भी मैं आपको। इस टॉपिक को इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आपको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। समास विग्रह, ये भी मुश्किल लगता है अभी, इसके भेद या नियम या समझ ही नहीं आते हैं, तो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। और ट्रिक के साथ भी सोच सकते हो कि आपको मैं थोड़ा ट्रिक के साथ बताऊंगा, जहां ट्रिक इस्तेमाल हो रही हो वहां ट्रिक भी बताऊंगा। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होते हैं? कई बार क्या होता है सिलेबस में सिर्फ विकारी शब्द लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये विकारी शब्द क्या होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होता है कि जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिन्हें हम बदल सकते वह विकारी शब्द होते हैं, और जिन्हें नहीं बदल सकते वह अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको भी आप, एक मिनट रुको, बस एक मिनट। हाँ, सॉरी भी। हाँ, तो ठीक है,
विकारी शब्द क्या हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? कि अव्यय। विकारी शब्द क्या होते हैं? कि जिन्हें हम लिंग, वचन, काल, इनके आधार पर बदल सकते हैं, तो विकारी शब्द हो गए। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिए हुए लिंग, वचन और सॉरी बच्चे लिख दिया, आपको सिलेबस में नहीं दिए हुए ये लिंग, वचन, काल, ये सिलेबस में नहीं दिए हुए। पर दिक्कत यह है कि हम संज्ञा सर्वनाम को बदलने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। उसके बाद कारक है, भी पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत बोरिंग और बहुत मुश्किल टॉपिक होता है, बट अगर आपको संधि आती है तो आप उपसर्ग कर पाओगे, प्रत्यय हम आसानी से पढ़ लेंगे। पर्यायवाची शब्द बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि सर मुश्किल है, याद नहीं होता। तो आप एक रूटीन बना लो कि डेली के 5 पढ़ेंगे हम, डेली के 5 पर्यायवाची हम याद करेंगे, हो जाएगा एग्जाम तक आप 20 बार पढ़ लोगे। विपरीतार्थक शब्द, अब सिलेबस में ये लिखा होता है, विपरीतार्थक होता क्या है? विलोम शब्द है, आसान है, ये भी आप कर लो कि डेली के 20 पढ़ेंगे, 20 पढ़ोगे तो भी आप बहुत सारे पढ़ लोगे। अनेकार्थक शब्द, एक ही अर्थ के, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, वह अनेकार्थक शब्द। शब्द युग्म, शब्दों के युग्म होते हैं, जैसे मैं आपको अच्छे से ये सब करवाऊंगा एक बार और। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। जो बच्चे हम एक बार तो क्या होता है, हम पढ़ना साहित्य वगैरह पढ़ते नहीं है, तो हमें शब्दों का इतना ज्ञान नहीं होता है, तो हमें लगता है कि सारे शब्द जब हम पेपर आता है ना, तो हम जब शब्द देखते हैं तो उससे तो चारों ही सही है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा नहीं सही है, हमें चारों ही सही लगते हैं। उसके लिए आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुहावरे और लोकोक्तियां आजकल बहुत सारा ट्रेंड में है, तो आपको पढ़ लेने भी। ये भी वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जैसे मैं अगर बोलूं कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, आपके दिमाग में आएगा कि सर फेंक कर चलाया जा रहा है मतलब अस्त्र है, ठीक है। हाथ में रखकर चलाए जाने वाले तो शस्त्र है, मतलब पूरे वाक्य के लिए एक लाइन, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली, मतलब इंग्लिश में आपको शब्द दिए होंगे, आपको उनका हिंदी में अर्थ बताना होगा। और पत्र एवं उसके प्रकार, ये मेन है भी कार्यालय पत्र में, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे आपके, अर्धशासकीय है, शासकीय है, पत्र लेखन, प्रारूप, जो भी है वे इसमें आएंगे, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। ज्यादा सिलेबस नहीं है अभी, थोड़ा ही है, हम अच्छे से इसको कर लेंगे। मैं आपको एग्जाम से काफी पहले, लगभग 2 महीने पहले तक ये सिलेबस पूरा करवा दूंगा। अब आते हैं साहित्य वाले में, तो स्थापत्य कला इतना ही लिखा होता है सिलेबस में लगभग। स्थापत्य कला, इसमें आता क्या है? इसमें किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ये सब आ जाएंगे। अब किले आ गए तो हमें बावड़ियां भी पढ़नी पड़ेंगी, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, किलों में बावड़ियां बनी होती है, ये भी पढ़ लेंगे। अगला है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लोकगीत या संगीत एक ही बात है, ये पढ़ने हैं। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, पुस्तकें, राजस्थानी साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है, कौन उनके राइटर थे, यह सब आ जाएगा। उसके बाद है क्षेत्रीय बोलियां, हमारे राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी, मतलब बहुत कम दूरी पर हमारे बोलियां बदल जाती है। मारवाड़ी के अंतर्गत कई सारी बोलियां आती है, ढूंढाड़ी के अंतर्गत कई सारी बोलियां आती है, तो उन सबको पढ़ना है, उनमें जो लिखा साहित्य है वो भी हमें पढ़ना है। अगला है राजस्थानी संस्कृति, जैसे हमारी परंपराएं हैं या हमारी विरासत है, परंपराएं मतलब बहुत सारी होती है, वो हमें पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन, ये भी पढ़ना है, जिसमें संत, लोक देवता या देवियां आ जाएंगे, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये भी पढ़ लेने हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और टॉपिक बोलूं, प्रश्न बन सकते हैं, सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं अभी कहीं ना कहीं, जैसे आपके पहनावा आ गया, या फिर आभूषण आ गया। अब देखा जाए ना, इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया है, पर आता ये परंपरा में ही है, कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक परंपरा के अंदर ही ऐड हो जाएंगे। पहनावा है, आभूषण है, ये सब भी इसी में ऐड हो जाने वाले हैं, तो इन सबको हम एक साथ पढ़ते चलेंगे। कला संस्कृति का हमारा चल रहा है अभी, जिसमें हमने लगभग मेले, त्योहार पढ़ लिए हैं, लोक देवते पढ़ लिए हैं, देवियां पढ़ लिया है, संत संप्रदाय पढ़ लिए हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। मैं आपको अलग से प्लेलिस्ट डाल दूंगा अभी, उसमें आप साथ साथ में पढ़ते रहना। और हिंदी की भी मैं सोच रहा हूँ आपको वापस से एक बार और अच्छे से करवाऊंगा, और साथ साथ में इनका भी चलता रहेगा।
हिंदी की मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 या 2 क्लासों में टॉपिक देने की कोशिश करूँ, मतलब या मान लो अगर संधि है तो 1 या 2 क्लास में ही आपको पूरा टॉपिक दे दूं। वैसे ही समास है या विकारी शब्द है, एक ही क्लास में आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और इस बार लाइट मत लेना भी सीईटी को, क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि सीईटी अब करवाने के बाद ये आगामी 1.5-2 साल तक नहीं करवा पाएंगे, और इन 1.5-2 साल में अगर कोई वैकेंसी आएगी और आपकी अगर सीईटी पास नहीं हो तो आप उन वैकेंसियों से वंचित रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। इसीलिए सीईटी को इस बार लाइट ना लेकर अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राजस्थान के बच्चे, राजस्थान के बाहर के भी बच्चे, जिन्होंने जो हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात टच के जो एरिए हैं, वहाँ के बच्चे भी राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम देते हैं, उनको भी इसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, पर ये 2 टॉपिक, ये 2 जो है हिंदी और कला संस्कृति, ये मैं आपको अच्छे से, विस्तार से, पूरा डिटेल से कोशिश करूंगा कि आपके 99% क्वेश्चन आपके बाहर ना जाए, उतना डीप से आपको करवाने वाला हूं। और नरेंद्र सर हैं जो कि आपको साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी दे देंगे, जितने भी टॉपिक लगते हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना अभी जब मैं साइड हो जाऊं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, चलो पहले एक बार फिर बताता हूं आपको। हो गया, चलो। तो अच्छे से पढ़ लेना भाई, विस्तार से अपनी तैयारी को वापस ट्रैक पे लेके आओ। आप वैकेंसी का वेट कर रहे थे, वैकेंसी आ चुकी है सीईटी की, और इसके बिना आपकी सारी वैकेंसी बेमतलब है अगर आपकी सीईटी पास नहीं होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए भी। आपके जो भी भाई बंधु सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना, लास्ट डेट तक वेट मत करना भी कि लास्ट डेट में जाके फॉर्म भरवाएंगे, नहीं भी, पहले ही आगामी दिनों में फॉर्म भरवा लो, ताकि अंतिम में जाकर जब साइट रुकने लग जाती है, हैंग होने लग जाती है, चलती नहीं है, तब आपको दिक्कत आती है। फिर आप भागते हो कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, हमारी ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। वो नहीं होना चाहिए भी। आप सभी का लगभग ओटीआर हो चुका होगा। 12वीं वाले बच्चे जो होते हैं उनका ओटीआर नहीं हो रखा होता, तो ओटीआर करवाओ और अपने फॉर्म को जल्दी से भर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, और अभी से तैयारी में जुट जाओ। अगर सीईटी नहीं तो कोई भी एग्जाम नहीं, इसलिए सीईटी बहुत जरूरी है। ये सिलेबस आपको दोनों 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में ही सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब इन्हीं टॉपिकों के साथ आपको आगामी कक्षाओं में। और भी लाइट का दिक्कत चल रहा है, तो मिलते हैं आपको आगामी कक्षाओं में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।